प्रश्नावली 1.2। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही क्वेश्चन नंबर थर्ड 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 336 और 54 को वृक्षावली आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। गुणनखंड वृक्षावली हल यहाँ पे हो जाएगा गुणनखंड वृक्षावली। गुणनखंड वृक्ष इसको तरफ पेज पे एक तरफ अलग से हल कर लेना। 336 सबसे पहले देखना कि 2 से भाग जाता है या नहीं, तो ये 2 से जाना चाहिए। 2 एक कम 2, यहाँ पे कितना बच गया 1। अब 1 बचा यहाँ पे और ये 3, तो क्या हो गया 13 हो गया। 2 छम 12, फिर से 1 बच गया, यहाँ पे 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। अब उसके बाद फिर से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। अब 2 सीधा सीधा भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब उसके बाद सीधा 3 से भाग जाएगा, 3 सत्ते 21। अब किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 7 से जाएगा, 7 एक कम 7। अब उसी तरीके से 54 का निकालना है। 54 का हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 नवा 27। अब उसके बाद 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे वृक्षावली में प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3 3 6 336। 336 लाने के लिए क्या किया हमने, 200 और 102 और 168 का गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 और 168 का गुणा करना है। फिर उसके बाद 168 को 2 भागों में बांटना है, तो क्या करोगे 2 और 84, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 84। फिर उसके बाद 84 को 2 भागों में बांटना है, तो 2 और 42, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 42। फिर उसके बाद इसको 2 भागों में बांटना है, तो 2 और 21। 42 को 2 भागों में बांटने के लिए 2 और 21। फिर उसके बाद 21 को 2 भागों में बांटना है, तो क्या करोगे 3 और 7। अब उसके आगे कुछ नहीं, 3 और 7, क्योंकि 7 को आप 1 से गुणा करोगे तो वही मिलेगा आपको। ठीक उसी तरीके से 54 का लिखेंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है 54। 54 को 2 भागों में बांटने के लिए क्या करोगे 2 और 27, 2 और 27 यहाँ पे। फिर उसके बाद 27 को 2 भागों में बांटने के लिए क्या करोगे 3 और 9। फिर उसके बाद इसको 2 भागों में बांटने के लिए क्या करोगे 3 और 3, हो गया 3 और 3। उसके बाद तो 1 बचा, वही मिलेगा। अब उसके बाद गुणनखंड, गुणनखंड ये लिखना है हमें। इसका 26 336। 336 लाने के लिए क्या किया, कितना 2 था, 1 2 3 4, 4 2 था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या बचा 3 और 7। 2 कितनी बार आया 4 बार, तो यहाँ पे 2 घाते 4 और गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 54। 54 को लाने के लिए क्या किया हमने, 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 बार 3 आया, 2
गुणे 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 का घात 2। अब उसके बाद 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे, इसलिए 36 336 और 54 का एलसीएम बराबर, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो दोनों में 2 बार हो उसे एक बार लिखा जाता है, और जो एक बार हो उसको वैसे लिख दिया जाता है। यहाँ पे दोनों में देखो, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार है, और वहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है, मतलब हमारा 2 कितना बार आएगा, 4 बार। 2 × 2 × 2 × 2। फिर उसके बाद क्या बचा, वहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 बार, और यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार। तो मतलब 3 ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 बार समान है, 3। फिर उसके बाद जो लास्ट में बच गया 7, इन सब का गुणा करोगे तो मिलेगा 3024। अब उसके बाद एच सी एफ का मतलब होता है कि जो दोनों में समान हो, 336 और 54 का एच सी एफ का मतलब हो गया जो दोनों में समान हो, एच दोनों में समान क्या क्या था, 2 था और 3 था, इसका गुणा करोगे तो 6 मिलेगा। अब उसके बाद इन दोनों का गुणा करना है, एलसीएम गुणे एच सी एफ। यहाँ पे जब गुणा करोगे तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना मिला, 3024, और एच सी एफ कितना मिला, 6। अब इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 18144, ये हो जाएगा हमारा 1। फिर उसके बाद संख्याओं का गुणनफल करना है हमें, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल मतलब जो संख्या हमें दी हुई थी जिसका हमें निकालना था एचसीएफ और एलसीएम, 336 थी और 54 था, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 18144 मिलेगा। अगर देखोगे तो हमने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला था उसका आंसर, और जो संख्याओं का निकालना था हमें एलसीएम एचसीएफ, उसका आंसर दोनों का समान आ गया। तो यहाँ पे 1 तथा 2 से एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। हो गया। अभी प्रश्न नंबर 3, तीसरे प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और विधि वही हमें उपयोग करना है, अभाज्य वाला, मतलब वृक्ष गुणनखंड वृक्ष पद्धति। पहला प्रश्न दिया हुआ है 12, 15 और 21, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अगर आप रफ पेज पे से हल करोगे 12 को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 छम 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, और 15 का 2 से जाएगा नहीं, सीधा जाएगा 3 से, 3 पचे 15, 5 एकम 5, और 21 का निकालोगे तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से ही जाएगा, 3 सते 21, और 7 एकम 7। फिर उसके बाद यहाँ पे वृक्षावली, वृक्ष बनाओगे, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 का 2, ये देखो 2 और 6 मिलेगा,
फिर उसके बाद 6 को अलग करोगे दो भागों में तो 2 और 3 मिलेगा। ठीक उसी तरीके से 15 को अलग करोगे तो क्या मिलेगा, 3 और 5 मिलेगा। अब उसके बाद 21 को अलग करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 और 7। ये देखो यही किया था ना हमने, और यहाँ पे भी 3 और 5, यहाँ पे भी वही किया था, यहाँ पे भी वही है। अब उसके बाद इन सब का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमने 12 को लाने के लिए क्या किया, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 किया, और 15 के लिए 3 गुणे 5 किया, और 21 के लिए 3 गुणे 7 किया। फिर उसके बाद हर एक का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसलिए 12, 15 और 21 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो सब में समान नंबर हो वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तीनों में समान 3 था इसलिए एचसीएफ हो गया। और 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो समान नंबर हो उसे एक बार लिखा जाता है, और जो असमान हो उसे वैसे का वैसे लिख दिया जाता है, बराबर। यहाँ पे 3 सब में समान है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, और बची हुई जो संख्याएं हैं उन सबको लिख देंगे। यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 5 आ गया, फिर उसके बाद 7 आ गया। इन सब का गुणा करोगे तो 420 मिल जाएगा। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 2, 17, 23 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 17, 23 और 29, यही प्रश्न दिया हुआ है, 17, 23 और 29। तो इसको रफ पेज पे अगर हल करोगे तो 17 को किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, सिर्फ 17 से ही जाता है, 17 एकम 17। 23 को सिर्फ 23 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। 29 को भी किसी संख्या से नहीं जाएगा, सिर्फ 29 से जाएगा। यहाँ पे वृक्षावली बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 17 बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणे 1। 23 के लिए क्या लाया हमने, 23 गुणे 1 किया, और 29 को लाने के लिए क्या किया, 29 गुणे 1। गुणनखंड वृक्ष मैं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें गुणनखंड ज़्यादा था नहीं। फिर उसके बाद सबका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, इसलिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो संख्या सब में समान होती है। यहाँ पे देखोगे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, सब में समान थी इसलिए एक हमारा एचसीएफ हो गया। फिर उसके बाद एलसीएम 17, 23 और 29 का एलसीएम बराबर, एलसीएम का मतलब जो संख्याएं समान है उसको एक बार लिखो, और जो बची हुई संख्याएं उन सबको लिख दो। 17 गुणे 23 गुणे 29, इन सबका गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 11, 3, 3, 9। ये हो गया प्रश्न दूसरा। अभी प्रश्न नंबर 3। प्रश्न तीसरे में क्या दिया हुआ है, 8, 9 और 25। हल 8, 9 और 25, इन सब का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। और एचसीएफ भी निकालना है हमें। तो सबसे पहले एक तरफ हल कर लेना। 8 को लाने के लिए क्या करेंगे, 2 चौके 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पे 9 को लाने के लिए क्या करेंगे, सीधा 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3।
25 के लिए 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, सीधा 5 से जाएगा। 5 पचे 25 और 5 का भी भाग जाता है, 5 कम 5। तो गुणनखंड वृक्ष सबसे पहले बनाएंगे। गुणनखंड वृक्ष बराबर, यहाँ पे 28 को लाने के लिए क्या करेंगे, 2 और पहला 8 दिया हुआ है, 8 को लाने के लिए क्या करेंगे, 2 और 4। फिर उसके बाद 4 को 2 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, 2 और 2। फिर उसके बाद 9 के लिए 9 को क्या करेंगे, 3 और 3। फिर उसके बाद 25, 25 को क्या करेंगे, 5 और 5, ऐसे 2 भागों में बांटेंगे। यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे तो 5 पचे 25 मिल जाएगा। अब उसके बाद हर एक का हमें गुणनफल निकला है। 8 के लिए क्या किया हमने, 2 गुणे 2 गुणे 2। और 9 के लिए क्या किया, 3 गुणे 3। 25 के लिए क्या किया, 5 गुणे 5। अब उसके बाद हर एक का HCF निकालना है। 8 9 और 25 का HCF का मतलब जो सब में समान नंबर हो वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ भी समान दिख रहा है क्या, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 5 दो तीनों में नहीं है, तो समान कुछ भी नहीं है, मतलब हमारा HCF कुछ भी नहीं, मतलब 1 हो गया। और उसके बाद 8 9 और 25 का LCM लेना है। 25 का LCM बराबर, LCM का मतलब जो संख्याएं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, सबको एक एक बार सबको लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इन सब का आंसर निकालोगे तो 1800 आएगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। अभी प्रश्न नंबर 4। तो चौथे प्रश्न में दिया हुआ है कि HCF का मान 306 और 657, इन दोनों संख्याओं का अगर आप HCF निकालोगे तो आपको 9 मिलेगा। फिर उसके बाद दिया है बराबर, और बोला है कि LCM इसका निकालना है, 306 और 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। तो अगर आप सीधा सीधा सूत्र न लगा करके LCM और HCF जो मैंने ये वाली पद्धति से बताया, तो इस पद्धति से अगर आप निकालोगे उसका मान तो भी आपको आसानी से आ जाएगा। लेकिन बुक में आपके जो दिया हुआ है उसमें सूत्र दिया है, वहाँ पे सूत्र में दिया हुआ है, मैं हल कर रहा हूँ उसको। HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, और LCM इसका पूछा है। चूंकि सूत्र हमारे पास है भाई, LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे HCF और LCM, LCM हमें निकालना है, HCF दिया हुआ है 9, संख्याओं का गुणनफल मतलब ये दोनों संख्या 306 का गुणा 657 से करना है। तो LCM, इसलिए LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। यहाँ पे अगर इसको इससे भाग दोगे तो 3 9 चौक 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बचेगा कितना, 3 9 चौक
36, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए LCM बराबर 34 गुणे 3, 9, 657 बराबर, इन दोनों का गुणा करोगे तो 22, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप इसी सवाल को ये वाली पद्धति से हल करते हो तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन आपको हल इस पद्धति से करना है। इसके लिए मैंने इसको इस पद्धति से ही बताया, क्योंकि सूत्र दिया हुआ है ना बुक में यहाँ पे ये वाला, तो हमें इसी सूत्र से आगे बढ़ना था। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 हो गया। अभी प्रश्न 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे n जो दिया हुआ है एक प्राकृतिक संख्या है, हल यहाँ n जो दिया हुआ है n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और मानना क्या है हमें, 6 घाते n अंक पर 0 समाप्त होती है। माना 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त होती है। फिर उसके बाद इसलिए 6 घाते n, ये n है, संख्या 5 से विभाज्य है। 6 घाते n संख्या 5 से विभाज्य है। परंतु 6 के विभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अगर 6 को आप दो देखोगे तो ये जो संख्या 6 दी हुई है, इसके गुणनखंड 2 और 3 रहेगा, तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 2 और 3 मिलेंगे गुणनखंड। परंतु 6 के विभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। यहाँ से मिल गया 2 और 3, इस तरीके से हल किया, तो इसलिए 6 घाते n, अभी हमें गुणनखंड क्या मिला, 2 और 3 घाते n हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। हमें पूछा क्या था, प्राकृतिक संख्या जो दी हुई थी यहाँ पे, उसी को समाप्त करना था, सिर्फ जांच करना था ना, हो गया, मिल गया। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 6वां, 6वें प्रश्न में व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक देखो, यहाँ पे 13 आ रहा है और यहाँ पे भी 13 आ रहा है, मतलब दोनों में सामान्य 13 है। यहाँ से लेकर 7, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो दोनों में समान क्या है, 5 है। भाज्य संख्याएं क्यों है, इन दोनों के अंदर भाज्य संख्याएं क्यों है, वो हमें देखना है, चेक करना है। व्याख्या का मतलब हमें चेक करना है कि दोनों में भाज्य संख्याएं क्यों दी हुई है। हल चूंकि 7 गुणे
11 गुणे 13 प्लस 13। इन दोनों में देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 सामान्य है, तो 13 को बाहर ले लिया। 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 13, यही बचेगा। फिर उसके बाद इन सब का अंदर वाली जो संख्या है इन सब का आपस में गुणा करोगे, यहाँ सते 77, 77 का गुणा 1 से करोगे तो 77 ही मिलेगा, प्लस 13 ये बचेगा, बराबर 13। इन सबको आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 13, 77, यहाँ पे 1 बचेगा ना, 13 बाहर हो गया था, यहाँ पे भी 1 बचेगा, सामान्य बाहर हुआ था, तो 77 और 1 78 हो जाएगा। तथा 13 गुणे 78 ये दोनों एक अभाज्य संख्या नहीं है, बराबर। एक ये दोनों देखोगे तो अभाज्य नहीं है ना, इनका किसी न किसी संख्याओं से भाग जाएगा ही जाएगा। 13 का 1 से भाग जा सकता है, 78 का भी भाग जाएगा ही जाएगा, 2 से जा सकता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं हो सकती। अब इन दोनों में अगर किसी संख्या से भाग दोगे तो आसानी से चला जाएगा, इसलिए वो अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 13 एक ही गुणनखंड है। एक ही गुणनखंड है। अभी मैं इसको देखो रफ में लिख करके बताता हूँ आपको। जैसे 13 और 78 इन दोनों का आपस में आप भाग देकर कैसे गुणनखंड निकालोगे, तो 13 एक कम 13 और ये भी जाएगा 13, आपको आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब गुणनखंड दोनों का समान मिल रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब उसके बाद दूसरा वाला 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यहाँ पे एक लाइन और लिखना है, 13 और 78 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। फिर उसके बाद अब इस दूसरा वाला यहाँ पे दूसरा दिया था, ये दिया था, दूसरा वाले में 7 गुणे, इसी प्रकार दूसरा वाला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, दोनों में सामान्य बाहर आ गए, तो बचा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1, उसके बाद 5, इन सब का अंदर वाले का गुणा करोगे तो 1009 आ जाएगा। 5 और 1009 एक भाज्य संख्या है, मतलब भाग जाएगा, 5 गुणे 1009 एक भाज्य संख्या है। आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे किसी न किसी संख्या से भाग जरूर जाएगा, अतः
7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 जो पहला वाला हमने हल किया, और दूसरा वाला हल किया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्याएं। ये क्या हो गई? दोनों में भाज्य मिल रही थी ना, यहाँ पे भी भाज्य मिल रहा था और यहाँ पे भी भाज्य मिल रहा है, तो दोनों में क्या है? भाज्य संख्याएं है। हो गया हल यहाँ तक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7। सातवें प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न को समझो क्या दिया हुआ है। सातवें प्रश्न में किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान हो गया। फिर बोला है खेल के मैदान के चारों तरफ मतलब इस तरफ भी, इस तरफ भी, और इस तरफ और इस तरफ, चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब यहाँ पे एक वृत्त है। वृत्त का मतलब गोल। इसके चारों तरफ वृत्त की तरह एक पथ दिया हुआ है, बराबर रास्ता यहाँ से चलने के लिए। यहाँ पे इस मैदान के चारों तरफ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, अब ये जो मैदान है इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, दूसरा जो इंसान है, उसको 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जब वो दोनों अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान से चल रहे थे तो सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा था, और जो दूसरा रवि था उसको 12 मिनट लग रहा है। लेकिन जब दोनों एक ही स्थान से, एक ही जगह से दोनों एक ही समय पर चक्कर लगाना शुरू करेंगे तो दोनों को कितना समय लगेगा पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने पे? मतलब जहाँ पे उन्होंने शुरू किया है उस जगह पे वापस दोनों को मिलने के लिए कितना समय लग जाएगा? ये तो था सवाल। अभी इसको हल किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले एक चक्कर लगाने में सोनिया का समय 18 मिनट लग रहा है। एक चक्कर लगाने में सोनिया का समय बराबर 18 मिनट। फिर उसके बाद सूरज रवि जो था उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा था? 12 मिनट। तो एक चक्कर लगाने में रवि का समय बराबर 12 मिनट। रवि जो वृत्त का चक्कर लगा रहा था उसको 12 मिनट लग रहे थे और सोनिया को 18 मिनट। फिर उसके बाद बोला था प्रश्न में 18 और 12 का, बस सबसे पहले उसने बोला था कि अगर दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर शुरू करते हैं तो दोनों को फिर से उसी जगह पर आकर के मिलने में कितना समय जाएगा? तो 18 और 12 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखो 18 और
12 का एलसीएम के समान। समान समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बराबर, दोनों 12 और 18 मिनट के बाद ही पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे ना। तो 18 और 12 का वृक्षावली अगर निकालोगे, यहाँ पे मैं 18 का रफ में हल कर रहा हूँ अलग से। ये हो गया 18, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 12। 12 का निकालोगे तो 2 छम 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। यहाँ पे वृक्षावली तैयार हो जाएगा। 18 के लिए क्या किया हमने, 2 और 9, और 9 को लाने के लिए क्या करते हैं, 3 और 3 का गुणा, मतलब 2 भागों में बांटेंगे। फिर उसके बाद 12, 12 के लिए क्या करेंगे, 2 और 6। फिर उसके बाद 6 को 2 भागों में बांटेंगे, 2 और 3। फिर उसके बाद अब इन सबका एलसीएम अगर निकालोगे तो सबसे पहले 18 को क्या करोगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमें मिला। 12 के लिए क्या मिला, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब उसके बाद इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम का मतलब जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पे 2 बार था, एक बार लिखा। 3 यहाँ पे 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या बच गया, एक यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 1 2 बच गया। इन सब का गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। ये हो गया इसका एलसीएम। अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोनों फिर से अपनी जगह पे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। बस इसमें इतना ही पूछा था, वे पुनः अपने जगह पे कब मिलेंगे। हो गया हल। प्रश्नावली 1.2 यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी प्रश्नावली 1.3 मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।